हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य और इतिहास के सीरीज में, हिस्ट्री के सीरीज में हमारा गुप्त साम्राज्य शुरू भी हो चुका है। इसका श्री गणेश हो चुका है पहले से ही। आज हम पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य के जो शासक है, जिनके काल में जो गुप्त साम्राज्य था वो अपने चरम पर था। नाम है उनका चंद्रगुप्त द्वितीय। और जैसा कि हर वीडियो में मैं करती हूँ, यहाँ भी वही करूंगी। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। गुप्त साम्राज्य की अगर बात करते हैं तो भारत के इतिहास का स्वर्ण काल बोला जाता है इसे, ठीक है। और इसकी जो नींव डाली थी वो कहा जाता है श्रीगुप्त ने डाली थी। श्रीगुप्त, उनका पुत्र हुआ था घटोत्कच। ये जो श्रीगुप्त है ना, इनकी जो उपाधि थी वो महाराज की थी। और उनकी उपाधि से ऐसा बोला जाता है कि संभवतः वो स्वतंत्र शासक ना होकर मुरुंडो या शकों के सामंत रहे होंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। उन्होंने गुप्त संवत चलवाया था 319 में, है ना। फिर आपको पता है कि आ जाएंगे समुद्रगुप्ता, है ना। तो इस तरीके से ये चलता रहता है। आज हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, इसके पहले वाला जो पार्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा, बेहतर समझ में आएगा। सीक्वेंसिंग बहुत जरूरी है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय, इनके काल में क्या था कि जो गुप्त साम्राज्य है वो अपने चरम पे था, है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय का काल है 375 से 415 ईस्वी। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर यानी शीर्ष पर पहुंच गया। वैवाहिक संबंध और विजय दोनों के सहारे, वैवाहिक संबंध और अपने विजयों के सहारे इन्होंने साम्राज्य का अपार विस्तार किया। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। अपनी कन्या नाम क्या है? प्रभावती गुप्त, है ना। तो प्रभावती का विवाह इन्होंने वाकाटक के शासक, नाम था उनका रुद्रसेन द्वितीय, से कराया। और ये रुद्रसेन द्वितीय जो था ना, ये था ब्राह्मण। अगर मैं थोड़ा सा ऐसे रफली बताना चाहूँ आप लोगों को, तो ये वाला जो एरिया है महाराष्ट्र का, यहाँ पे वाकाटक, और यहाँ की शासिका बनी थी प्रभावती गुप्ता। और ये वाला एरिया जो है ये क्या है? यहाँ पे शक थे, गुजरात, है ना। ओके, क्योंकि अच्छा, शासिका क्यों बनी थी? क्योंकि इनका हस्बैंड जो है ये रुद्रसेन द्वितीय, ये मारा जाएगा अभी, है ना। अभी मतलब जो हम पढ़ेंगे, मारा तो कब का जा चुका है। प्रभावती के दो पुत्र थे, विनायक सेन और दामोदर सेन। दो पुत्र थे, विनायक सेन और दामोदर सेन। तो मैंने अभी तक बताया चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। और इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कैसे किया? अपनी विजय और वैवाहिक संबंध के द्वारा, ठीक है। और अपनी पुत्री, अच्छा, इनकी जो पुत्री है कौन है? इनकी जो कन्या है क्या है? प्रभावती गुप्त, है ना। उनका विवाह वाकाटक के राजा, नाम था उनका रुद्रसेन द्वितीय, उनसे कर दिया। ओके। और ये क्या था? एक ब्राह्मण था। प्रभावती के दो पुत्र हुए, नाम था विनायक सेन और दामोदर सेन। प्रभावती आगे जाके वाकाटक की शासिका भी बनती हैं जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है ना। कुछ वर्षों के बाद रुद्रसेन द्वितीय जो है, वाकाटक का जो शासक है, जो प्रभावती का हस्बैंड है, पति है, उसकी मृत्यु हो गई। प्रभावती वाकाटक की शासिका बनी, ठीक है। ये रहा, देखिए यहाँ पे दिखेगा, ये रहा आपका वाकाटक यानी महाराष्ट्र, और ये आपका क्या है? गुजरात, है ना। शक। चलिए, गुप्तों और वाकाटकों की सम्मिलित सेना ने, कहा जाता है गुप्त और वाकाटक। अब देखो, वाकाटकों पे अगर कोई मुसीबत आएगी तो वहां पे क्या है? वाकाटक से इनके रिश्तेदारी अब हो गई है, ठीक है। तो गुप्तों और वाकाटकों ने मिलकर क्या किया? इनकी सम्मिलित सेना ने एक साथ चंद्रगुप्त द्वितीय के नेतृत्व किसने किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने, उसके नेतृत्व में शकों का उन्मूलन कर दिया। युद्ध के दौरान शक शासक, नाम था इसका रुद्रसिंह थर्ड। क्या नाम था? रुद्रसिंह थर्ड। वो मारा गया, ठीक है। शकों पर विजय पाने के, ये जो शक थे उन पर विजय पाने के उपलक्ष्य में ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि 14 विक्रमादित्य हुए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त द्वितीय ही हैं। और फिर बताती हूँ, अकबर, बैरम खां, है ना, और हेमू, ये सब
सेकेंड पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में। हेमू मारा गया था, तीर लगी थी उसकी आंख में। तो हेमू का नाम इसलिए लिया क्योंकि उसने भी विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, लेकिन सबसे फेमस कौन हुआ, यही है ना। अच्छा, सकोपही विजय के उपलक्ष्य में आप जानते हो 57 ईसा पूर्व में उज्जैन का शासक था, उसने पश्चिमी भारत के जो शक क्षत्रप थे उन पर विजय पाने के उपलक्ष्य में धारण की थी विक्रमादित्य की उपाधि, इससे पहले 57 में, है ना। ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई। चलो, इनके काल में जो सिक्के थे ना, क्वाइंस, तो याद रखना कि जो क्वाइंस थे स्वर्ण, जो स्वर्ण सिक्के थे उनको दिनार बोला जाता था। फिर आते रजत और ताम्र, तो स्वर्ण सिक्कों को दिनार बोला जाता था, रजत यानी चांदी के भी सिक्के और ताम्र सिक्के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और चांदी के सिक्के गुप्त शासकों में सर्वप्रथम किसने चलाया था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। ओके, अब आगे आते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का उज्जैन में स्थित दरबार। अब जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं उनका जो उज्जैन में स्थित दरबार है वह कालिदास और अमर सिंह, इनके पास 9 रत्न थे। अकबर के पास भी 9 रत्न थे। मराठों के पास क्या था, अष्ट प्रधान, है ना, 9 रत्न। फिर बोल रही हूँ जैसे कैबिनेट आज का है वैसे ये भी था, है ना, इंपॉर्टेंट मंत्रालय टाइप का, जिसमें बहुत ही समझदार लोग रहते थे। तो कुछ रत्न मतलब अनमोल थे इनके लिए, जैसे आप सुनते होगे मेरे 2 अनमोल रतन, है ना, राम लखन, तो इनके 9 अनमोल रतन थे, ठीक है, नवरत्न। तो कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वानों से विभूषित था। चंद्रगुप्त के समय ही चीनी यात्री फाहियान आया था, भारत की यात्रा की थी, और वो कब आया था, 399 से लेकर 414 तक यहाँ रहता है, 15 साल लगभग, और भारत में रहा और बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसने लिखा था, क्या पुस्तक देखी, उसकी कृति थी क्यू फे क्यू कायोफू, है ना। जन्म इसका वू यांग में हुआ था, चीन में वू यांग। ओके, अपने भ्रमण वृतांक में भारत की तत्कालिक सांस्कृतिक दशा का सुंदर वर्णन किया है फाहियान ने, ठीक है। अच्छा, वेनसांग किसके काल में आया था, हर्षवर्धना, है ना। इसके अनुसार ये बोलता है कि राज्य के चारों ओर, चारों दिशाओं में शांति व्यवस्था व्याप्त थी, ठीक है, और शासक की इतनी प्रशंसा की है इसने, फाहियान ने। बट मजे की बात यह है कि प्रशंसा तो की है, लेकिन किसकी की है ये पता नहीं है ना। चंद्रगुप्त प्रथम की है, द्वितीय की है, या फिर स्कंदगुप्त की है, ये नहीं पता, लेकिन इसने शासक की बहुत ज्यादा तारीफ की है फाहियान ने। फिर आ जाइए कालिदास। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में ये भी थे कालिदास। इनकी बात करते हैं। इनके कार्यकाल में ये कालिदास बोलते हैं कि जब चंद्रगुप्त द्वितीय का काल था, जब ये शासन कर रहा था, उस समय की बात बताते हैं कि जिस समय शासन कर रहा था, उपवनों में मदिरा पीकर, अगर कोई मदिरा पिया हुआ है, मतलब नशे में है, मद पदार्थ का सेवन किया है, उस समय सोती हुई स्त्रियां जो थीं, सुंदरियां जो थीं, उनके वस्त्रों को छूने का दुस्साहस हवाएं भी नहीं करती थीं, साहस हवाएं भी नहीं करती थी। तो भला किसी चोर में इतना कैसे हो सकता है कि वो जाके उनके आभूषणों को चोरी कर लेता, ऐसा साहस कौन जुटा सकता था। तो एक तरीके से मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय की तारीफ है कि इनके काल में इतनी शांति और व्यवस्था थी, है ना, और इतना अच्छा शासन था, डिसिप्लिन था, है ना, सारी कुछ चीजें बताया है। और किसी की हिम्मत नहीं थी कोई किसी के साथ गलत कर दे, है ना। 9 रत्न, कालिदास ने कितनी बड़ी बात बोली है, कितना तारीफ किया। 9 रत्नों में पहले वीडियो में मैंने बहुत विस्तार में अच्छे से बताया है इन लोग की कृतियों का, कि अमर सिंह ने कौन सी कृति, कालिदास की, है ना, और धनवंतरी, वारामिहिर, छपड़क, इन सब की जो कृतियां हैं उसके बारे में बहुत विस्तार में बताया है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ मैं बताती हूँ, नाम ले लेती हूँ, देखिए।
अमर सिंह, जिसे अमर कोश लिखी है इन्होंने। कालिदास की आप लोग जानते हो, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार, है ना, बेताल भट्ट, घटकरपक, शंकु, वररुचि, छपड़क, वराह मिहिर और धन्वंतरी। और इन्हीं के समकालीन थे आर्यभट्ट, उन्होंने आर्यभट्टी लिखी थी, दशमलव प्रणाली पर थी ना, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सूर्य सिद्धांत, ओके। चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना दूत बनाया, ठीक है, ये भी आपको जानना है। और कुंतल नरेश के दरबार में भेजा, कुंतल नरेश के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त द्वितीय का उद्देश्य क्या था? ऐसा बोला जाता है कि इनका उद्देश्य था संपूर्ण पृथ्वी को जीतना। सिकंदर संपूर्ण विश्व पे विजय पाने के लिए निकला था, है ना। ये संपूर्ण पृथ्वी को जीतना चाहते थे। कैसे पता चला? कोई आकर बताया था? अरे भाई, सोर्स है उदयगिरी अभिलेख। उदयगिरी अभिलेख में ऐसा बोला जाता है, ये एक सोर्स है जिससे पता चलता है चंद्रगुप्त द्वितीय ये संपूर्ण पृथ्वी को जीतना चाहते थे। मेहरौली स्तंभ लेख की अगर हम बात करें, दक्षिणी दिल्ली में है, और कहा जाता है खुले आसमान के नीचे बारिश हो या कुछ भी हो, पत्थर पड़े, इस पर खरोच तक नहीं आती। मतलब कि आपने देखा होगा लौह स्तंभ यानी लोहे पे क्या जंग लग जाती है ना, लेकिन ये वैसा की वैसा है, इस पे कोई जंग नहीं लगा। ऐसा कुछ रासायनिक पदार्थ इस पे यूज हुआ होगा। चंद्र नामक किसी राजा का वर्णन है, और विद्वानों के अनुसार कहा जाता है कि जरूर ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही है ना। चलो, अब आते हैं कुमारगुप्त। कुमारगुप्त की अगर बात करें, ये भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, और इनको जब भी नाम आता है तो एक चीज याद की जाती है, नालंदा विश्वविद्यालय। इन्होंने बनवाया था एक बौद्ध विहार, और वो आगे जाके नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ, मतलब बना, ठीक है। 415 से 455 रहते हैं। माता इनकी ध्रुव देवी हैं। याद आया, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच में एक बहुत ही दुर्बल शासक आया था रामगुप्त नाम का, और वो उसके समय शक राजा था, वो उसकी स्त्री जो थी, उसकी पत्नी जो थी ध्रुव देवी, उस पर बहुत आसक्त था। उसने सोचा शांति समझौता कर लेता हूँ, भेज देता हूँ ध्रुव देवी को, क्या ही दिक्कत है। ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चली थी, और चंद्रगुप्त द्वितीय ध्रुव देवी के वेश में जाते हैं, और जाने के बाद अपने साथियों के साथ जाते हैं और शक राजा का क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं, और साथ में रामगुप्त को भी मार डालते हैं, और फिर ध्रुव देवी से कर लेते हैं शादी। उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं कुमारगुप्त जी। पिता चंद्रगुप्त द्वितीय हैं और माता है इनकी ध्रुव देवी। सर्वाधिक लेख विजय तो किया नहीं इन्होंने, उपाधियां ढेर सारी ले ली, तो उपाधियों को इनके रटिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था, देख लीजिए, अश्वमेध महेंद्र उपाधि है, महेंद्रादित्य है, शक्रादित्य है और श्री महेंद्र है। अश्वमेध, महेंद्रादित्य, शक्रादित्य एंड श्री महेंद्र, ये कुमारगुप्त की उपाधियां हैं। संस्थापक क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय, बौद्ध विहार का निर्माण करवाए थे, आगे चल के ये नालंदा विश्वविद्यालय बना, ठीक है। आगे बढ़िए, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, 455 से 467, राजधानी इन्होंने पाटलिपुत्र से अयोध्या, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इन्होंने पाटलिपुत्रा से कहां लेके गए? अयोध्या। पाटलिपुत्रा को किसने बसाया था? गंगा और सोन नदियों के संगम पर। हर्यक वंश का जो नींव डाला था वो था बिंबिसार। बिंबिसार को मौत के घाट उतार देता है, उसी का पुत्र नाम होता है अजातशत्रु। अजातशत्रु को भी मौत के घाट उतार देता है, नाम होता है उदयन। और उदयन ने ही यहाँ पे हर्यक वंश का शासक था, उसने ही गंगा और सोन नदियों के संगम पे पाटलिपुत्र को बसाया था। वर्तमान का पटना और बिहार की राजधानी। पटना नाम दिया था शेरशाह सूरी ने, अफगानी था, आपको पता है कि जो शेरशाह सूरी था उसका बचपन का क्या नाम था? फरीद था, है ना। चलो, जीटी रोड, जीटी है ना। चलिए, सर्वाधिक मिलावटी सिक्के इसी के काल में, तो स्कंदगुप्त के काल में सर्वाधिक मिलावटी सिक्के। भीतरी स्तंभ गाजीपुर में है। हूणों का प्रथम आक्रमण इसके काल में हुआ, और मध्य एशिया के निवासी थे, कहा जाता है झगड़ालू थे, डाकू थे, बर्बर थे, लड़ाकू थे इन हूणों को, ठीक है। हूणों का बहुत ज्यादा आक्रमण गुप्तों के काल में हुआ।
और पतन का ये भी एक कारण रहा है। और आप जानते हो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कोई स्कंदगुप्त के बाद कोई ठीक आया नहीं, ऐसा उत्तराधिकारी योग्य नहीं रहे, शक्तिशाली नहीं रहे। जिस तरीके से मौर्य साम्राज्य का नाश हो गया सिर्फ इस अशोका के बाद, है ना, क्योंकि उत्तराधिकारियों में वो योग्यता नहीं थी कि उस साम्राज्य को चला सकते थे, उसी तरीके से इसका भी हुआ। खैर, स्कंदगुप्त के काल में और क्या हुआ, सौराष्ट्र में पर्णदत्त को, पढ़ा चुकी हूं पहले भी, यहां भी देख लीजिए, को गवर्नर नियुक्त किया तथा उसके पुत्र चक्रपालित को सुदर्शन झील, सुदर्शन झील चंद्रगुप्त मौर्य जब पढ़ा रही थी, मतलब मौर्य साम्राज्य वहां पे बताया था, बनवाया उन्होंने ही था। तो सुदर्शन झील कहाँ पे है, सौराष्ट्र गुजरात में है। उसका पुनरुद्धार करवाया, सौंपा उसको चक्रपालित को, और उसने क्या किया था, विष्णु मंदिर स्थापित करवाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 100 राजाओं के स्वामी की उपाधि किसकी है, स्कंदगुप्त की, रट लीजिएगा इसको। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। पतन क्यों शुरू हुआ, जाहिर सी बात है, उसके बाद कोई योग्य आया ही नहीं जो इस साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले सकता है और उसके शासन का संचालन अच्छे से कर सकता। भानुगुप्त की बात करें, मालवा का शासक था। एरन अभिलेख से इसके बारे में पता चलता है। एरन अभिलेख की अगर हम बात करें 510 ईस्वी का ये टाइमिंग है, और कहा जाता है कि इसका बहुत ही करीबी मित्र था और इसका सेनापति भी था, नाम था उसका गोपराज है। ये जब हुणों का आक्रमण हुआ तो वहां पे लड़ते लड़ते ये हुणों के विरुद्ध युद्ध करता हुआ ये मारा गया। और जब ये मारा गया तो इसकी चिता पर इसकी जो पत्नी थी वो भी जलकर मर जाती है। और प्राचीनतम उदाहरण है ये सती प्रथा का, ठीक है। तो हमने चंद्रगुप्त द्वितीय को बहुत विस्तार में पढ़ा और आगे हम देखेंगे कि ये चंद्रगुप्त जो गुप्त साम्राज्य है इसके पतन के क्या कारण रहे हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा और खूब पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।